So, hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. And today is your day 11 of NEET direct classes for 12th class. So, last lecture mein beta on day 10th, we started the 5th chapter, that is the molecular basis of inheritance. ठीक है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था अबाउट दी सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल एंड डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए की हमने बात की, डीएनए पैकेजिंग की हमने बात की. ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड एंड ट्रांसलेशन. ठीक है, तो अगर हम डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस बिटवीन डीएनए आरएनए की बात करें तो डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंडेड है, आरएनए क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड है. डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. आरएनए जो है कुछ वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, फॉर एग्जांपल इन टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस, राइट. द शुगर इज डीऑक्सीराइबोज. यहाँ पे आरएनए के अंदर शुगर क्या है, राइबोज शुगर प्रेजेंट है. नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन सा, एडेनाइन, गुआनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन. आरएनए में थाइमिन की जगह पे यूरेसिल प्रेजेंट होता है. DNA it is chemically less reactive and structurally more stable. RNA is more reactive and structurally less stable. It usually occurs inside the nucleus and in some cell organelles. ज़्यादातर न्यूक्लियस के अंदर होते हैं ये. और RNA क्या होगा बच्चा, small amount of RNA occurs inside the nucleus. Most of it's found in the cytoplasm. ठीक है, that is the difference between RNA and DNA. क्वेश्चन आ जाता है, बोर्ड का क्वेश्चन है ये. ठीक है, इस पे फोकस करेंगे. फिर अगर हम आरएनए वर्ल्ड की बात करें तो आरएनए इज सेड टू बी द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल. क्या बोला जाता है कि पहला जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, आरएनए है. इट इज एविडेंट थ्रू वेरियस साइंटिफिक रिसर्चेज दैट एसेंशियल लाइफ प्रोसेस सच एज मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन एंड स्प्लाइसिंग एटसेट्रा इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए. RNA used to act as the genetic material as well as the catalyst, but RNA being a catalyst was reactive and hence unstable. कैसा होता है, reactive है, that's why it is unstable. Therefore, DNA has evolved from RNA with chemical modifications which make it more stable. तो हम कह सकते हैं कि जो DNA है वो किससे इवॉल्व हुआ है, RNA से इवॉल्व हुआ है. There are following 3 types of RNA. 3 तरह के RNA होते हैं. मैसेंजर RNA, that is mRNA, which provide the template for transcription. जो भी कोड होगा, जो भी इंफॉर्मेशन होगी एक प्रोटीन को बनाने के लिए वो किसके पास होगी, मैसेंजर RNA के पास होगा. ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए, विच ब्रिंग्स अमाउंट एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड लेके आता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड रीड द जेनेटिक कोड. द राइबोसोमल आरएनए, आरएनए विच प्लेज स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन, राइट. तो सबसे पहले अब हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज डीएनए रेप्लिकेशन. तो scheme for replication of DNA termed as semi-conservative DNA replication was proposed by Watson and Crick in 1953. According to this, the two strands would separate and act as a template for the synthesis of new complementary strands. Thus, each DNA molecule formed would have one parental and one newly synthesized strand. तो प्रपोज किसने किया, सेमी कंजर्वेटिव नेचर, वॉटसन एंड क्रिक ने किया. लेकिन इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया, तो प्रूफ किया है बच्चे मिसेल्सन एंड स्टॉल ने इन 1958 के अंदर. ठीक है, क्या किया इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया किसके ऊपर, ई कोलाई के ऊपर, टू प्रोवाइड डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली, राइट. क्या मतलब होता है इसका, हमारे पास 3 हाइपोथेसिस हैं, 3 मॉडल्स हैं टू प्रपोज डीएनए रेप्लिकेशन. एक सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव. सेमी कंजर्वेटिव में क्या है, देखिए जो पेरेंटल है इसके ऊपर क्या होता है, जब रेप्लिकेशन होगा तो ईच स्ट्रैंड इट एक्ट एज अ टेम्पलेट और उसके ऊपर क्या लग जाएगा, उसके ऊपर लग जाएगा बच्चा एक नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड लगेगा. तो जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो उसमें एक जो होगा बच्चे आपका बिल्कुल न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा और इसके अंदर एक स्ट्रैंड जो है पेरेंटल होगा और दूसरा जो होगा वो न्यू स्ट्रैंड होगा. दिस इज कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल. अगर कंजर्वेटिव मॉडल होता डीएनए का तो क्या होगा, पेरेंटल है, यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में एक बिल्कुल न्यू स्ट्रैंड और एक बिल्कुल पेरेंटल स्ट्रैंड. न्यू स्ट्रैंड से 2 न्यू स्ट्रैंड बन जाएंगे और पेरेंटल से एक न्यू और एक पेरेंटल स्ट्रैंड बनेगा. बट दिस वाज डिस्कार्डेड. कंजर्वेटिव मॉडल नहीं होता है डीएनए के अंदर. ठीक है, और डिस्पर्सिव में क्या होगा कि पेरेंटल में कुछ पोर्शन जो होंगे इन ईच स्ट्रैंड, कुछ पेरेंटल होगा, कुछ न्यू स्ट्रैंड होगा, कुछ पेरेंटल होगा, कुछ न्यू स्ट्रैंड होगा, आप देख रहे हैं. बट दिस हाइपोथेसिस वाज, दिस मॉडल वाज अगेन, दिस वाज डिसअप्रूव्ड, राइट. तो कौन सा एक्सेप्टेड था,
द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल। देखते हैं क्या है, क्या क्या इन्होंने, they grew many generations of E. coli in a medium that contain ammonium chloride। यहाँ पर क्या है, N15 का यूज़ किया गया है इज द हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, एज द ओनली सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। They observed that N15 was incorporated into the newly synthesized strand of the DNA. This heavy DNA could be distinguished from the normal DNA, that is N14, by centrifugation in cesium chloride। किसमें centrifuge किया जा रहा है, cesium chloride में, that is the density gradient। DNA from such bacterium had an intermediate density hybrid one generation after transfer from the N15 to N14। After another generation it was composed of equal amount of hybrid DNA and light DNA, ठीक है। Similar experiment on Vicia faba beans were conducted by Taylor and its colleagues in 1958 involving the use of radioactive thymidine का यूज़ किया। The result was that the DNA in chromosomes also replicate semi-conservatively। तो this point is important, ठीक है, यहाँ पर ये important है, ठीक है। सो दिस एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, ये आपके बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है कि डिस्क्राइब द सेमी कंजर्वेटिव नेचर और द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एज अ सेमी कंजर्वेटिव मॉडल जो है, ठीक है बच्चा। देखिए क्या किया इन्होंने, हैवी डीएनए ले लिया इन्होंने, हैवी डीएनए लिया, N15 दोनों स्ट्रैंड जो है N15 है। जब इससे रेप्लिकेशन हुआ तो यहाँ पर क्या इंटरमीडिएट डेंसिटी जो है डीएनए का जो है, इधर जो है एक स्ट्रैंड जो है वो N15 का है और एक स्ट्रैंड जो है N14 का है, न्यूली सिंथेसाइज्ड। तो एक पेरेंटल है और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड है। जब ये सेकेंड जनरेशन में जाएगा तो एक तो बिल्कुल नया बना देगा, देखिए दोनों स्ट्रैंड न्यूली स्ट्रैंड है, और एक जो है वो इंटरमीडिएट डेंसिटी वाला है N15 एंड N14। जब इससे रेप्लिकेशन होगा तो यहाँ पे देखिए इससे दोनों नए बन जाएंगे और यहाँ पर एक नया बनेगा और एक क्या बन जाएगा, इंटरमीडिएट बन जाएगा। सो दिस प्रूव दैट बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, Michelson and Stoll concluded that DNA molecule can replicate semi conservatively। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, दिस डायग्राम इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर हम डीएनए रेप्लिकेशन के मशीनरी की बात करें, एंजाइम्स की बात करें तो क्या क्या एंजाइम चाहिए। एक तो सबसे पहले हमें चाहिए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज चाहिए, जो कि पॉलीमराइजेशन कर सके, न्यू न्यूक्लियोटाइड जो है ऐड कर सके, पॉलीमराइजेशन कर सके, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सके किसके अंदर, टेम्पलेट डीएनए के साथ। It is the main enzyme which uses DNA template to catalyze the polymerization of deoxynucleotides, right? These enzymes are highly efficient and also help in removing mismatched nucleotide by the mechanism called as proofreading। तो ये proofreading भी करता है, अगर कोई गलती से कोई दूसरा deoxynucleotide लग गया है, कोई दूसरा mismatched nucleotide है तो ये उससे भी हटा देता है, right? So this is important। कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है बेसिकली फॉर पॉलीमराइजेशन, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। द सेकंड वन इज हेलिकेज। दिस एंजाइम अनबाइंड्स द डीएनए स्ट्रैंड दैट इज सेपरेट द टू स्ट्रैंड्स फ्रॉम वन पॉइंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फोक। तो अनबाइंड कौन करता है, हेलिकेज करता है टू फॉर्म द रेप्लिकेशन फोक। फिर टोपो आइसोमरेज की जरूरत होती है। द अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए क्रिएट्स अ टेंशन इन द डीएनए स्ट्रैंड विच गेट रिलीज्ड बाय द एंजाइम टोपो आइसोमरेज। तो अचानक से जब ओपन होता है, अनवाइंडिंग होती है, तो उसके बीच में जो स्ट्रैंड के बीच में टेंशन जनरेट हो सकती है, उसको कौन ठीक करता है, टोपो आइसोमरेज करता है। और जब ये रेप्लिकेशन हो जाएगा तो डीएनए लाइगेज क्या करेगा, इट फैसिलिटेट्स द ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स टुगेदर बाय कैटेलाइजिंग द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इट ऑल्सो रिपेयर सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक्स इन द डुप्लेक्स डीएनए। तो ये क्या करता है, ज्वाइनिंग का काम करता है। कौन करेगा, डीएनए लाइगेज करेगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो है हेलिकेज क्या कर रहा है, हेलिकेज जो है यहाँ पर अनबाइंडिंग कर रहा है, ओपन करेगा। इसको इंटैक्ट कौन रखेगा ताकि ये दोबारा से बंद ना हो जाए, तो इसको कौन करेगा, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, है ना, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं, एसएसबी प्रोटीन्स होता है। फिर टोपो आइसोमरेज क्या करेगा, इस टेंशन को रोकेगा, जो अचानक से जो टेंशन जनरेट हो रहा है, ठीक है। फिर सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, आरएनए प्राइमर लगाते हैं। सबसे पहले आरएनए प्राइमर लगेगा। आरएनए प्राइमर लगने के बाद क्या होता है, फिर यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज जो है वो एक एक करके यहाँ पे पॉलीमराइजेशन करना स्टार्ट करेगा,
ठीक है बच्चा, और बाद में इनको जोड़ेगा कौन, डीएनए लाइगेज जोड़ेगा। तो एक होता है बच्चे लैगिंग स्ट्रैंड और एक होता है लीडिंग स्ट्रैंड। होगा क्या, जब भी ये पॉलीमराइजेशन जो कर रहा है ये हमेशा कब कैसे करता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ करता है। ठीक है, तो जो लीडिंग स्ट्रैंड होगा दैट इज फ्रॉम 3 प्राइम से 5 प्राइम। यहां पर तो ये देखिए ये जो है प्रॉपर तरीके से पॉलीमराइजेशन हो रहा है और ये कॉन्टिन्यूअस स्ट्रैंड चलता जाएगा। यहां पे कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन दूसरा स्ट्रैंड क्या है, 5 प्राइम से 3 प्राइम है, तो यहां पर भी जो बाइंडिंग होगी वो 5 प्राइम से 3 प्राइम होगी। तो इसमें क्या होता है बच्चे, छोटे छोटे से सेगमेंट्स बन जाते हैं, ये छोटे छोटे से सेगमेंट बन जाएंगे, ये छोटे छोटे से सेगमेंट बनेंगे। ठीक है, दीज फ्रेगमेंट इज कॉल्ड एज, ये भी कहाँ चलेगा, 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, छोटे छोटे से फ्रेगमेंट है। दीज फ्रेगमेंट इज कॉल्ड एज ओकाजाकी फ्रेगमेंट। ठीक है, तो डिसकंटिन्यूअस ये वाला स्टैंड कैसा होता है, लैगिंग स्टैंड में डिसकंटिन्यूअस, ये छोटे छोटे से फ्रेगमेंट्स बनते हैं, राइट। तो प्रोसेस अगर हम देखें डीएनए रेप्लिकेशन, तो रेप्लिकेशन इज एन एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट डीएनटीपीज सर्व द ड्यूअल पर्पज ऑफ एक्टिंग एज अ सबस्ट्रेट एंड प्रोवाइडिंग एनर्जी प्रोवाइड करता है और एज अ सबस्ट्रेट की तरह भी काम करता है फ्रॉम 2 टर्मिनल फॉस्फेट्स। इन अ लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल रेप्लिकेशन टेक प्लेस विद इन अ स्मॉल ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स नोन एज रेप्लिकेशन फॉर्क। सबसे पहले रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा। DNA dependent DNA polymerase catalyze polymerization only in one direction, that is from 5 prime से 3 prime. Due to this, on one strand called as leading strand with polarity 3 prime से 5 prime वाला जो होगा is continuous, while on the other strand that is called as lagging strand with polarity 5 prime से 3 prime replication is discontinuous in small fragments called as Okazaki fragments. The fragments synthesized are joined by DNA ligase. बाद में इन fragments को जोड़ दिया जाता है और DNA ligase की मदद से। ठीक है, the replication begins at a definite region in E. coli DNA molecule known as origin of replication, ORI site, जहाँ से replication start होगा, which has recognition site for the DNA polymerase and also provides site for attachment for the RNA primer. सबसे पहले RNA प्राइमर लगता है और उसके बाद जो है DNA पॉलीमरेज एक एक करके डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो लगाना स्टार्ट करेगा, पॉलीमराइज करना स्टार्ट करेगा। ठीक है बेटा, सो दिस इज ऑल अबाउट DNA रेप्लिकेशन। फिर बात आती है ट्रांसक्रिप्शन की, तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए। डीएनए से आरएनए को बनने को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज गवर्न बाय प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी एक्सेप्ट एडिनोसाइन नाउ फॉर्म्स बेस पेयर विथ यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थाइमीन। तो अब जो आरएनए बनेगा बच्चे, क्योंकि आरएनए बनाना है तो यहाँ पर ए के साथ जो बॉन्ड लगेगा वो किसका लगेगा, यू का लगेगा, टी का नहीं लगेगा। ठीक है, ये अब नहीं बनेगा। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है, अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ऑफ डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरीली बाय 3 रीजन्स इन द डीएनए। एक प्रोमोटर होगा, एक स्ट्रक्चरल जीन होगा और एक टर्मिनेटर होगा। द एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इंपॉर्टेंट है। कौन सा एंजाइम है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। इट कैटेलाइजेज द पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन। द स्ट्रैंड विथ 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलैरिटी इज नोन एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो हमेशा जो है जो प्रोमोटर रीजन है वो कहाँ पे लगेगा, 3 प्राइम एंड पे लगेगा। ठीक है, जिस भी स्ट्रैंड पे अगर प्रोमोटर रीजन अगर 3 प्राइम एंड पे है तो इट विल एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। द स्ट्रैंड विथ 5 प्राइम से 3 प्राइम पोलैरिटी एंड सेम सीक्वेंस ऑफ आरएनए एक्सेप्ट थाइमीन एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल डिस्प्लेस ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इन नोन एज कोडिंग स्ट्रैंड। तो इसके अपोजिट जो होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम वाला जो रीजन होगा इज कॉल्ड एज कोडिंग रीजन, राइट। A promoter is a DNA sequence that provide binding site for RNA polymerase। तो सबसे पहले क्या होता है, एक प्रोमोटर रीजन प्रेजेंट होता है 3 प्राइम एंड पे, जहां से क्या होगा, RNA पॉलीमरेज आके एक्ट करना स्टार्ट करता है। इट इज लोकेटेड एट 5 प्राइम एंड अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन एंड इट्स प्रेजेंट डिफाइंस द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड। तो अगर ये 3 प्राइम एंड की तरफ है तो वो आपका क्या होगा, टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, और उसके अपोजिट जो होगा वो कोडिंग रीजन होगा। द स्ट्रक्चरल जीन इज अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज फ्लैंक्ड बाय द प्रोमोटर एंड द टर्मिनेटर। तो एक प्रोमोटर रीजन होता है, एक टर्मिनेटर रीजन होता है।
A terminator is located towards the 3' end downstream of the coding region, coding strand. It usually defines the end of the transcription. तो end कैसे होगा? जहां पर भी टर्मिनेटर जीन जैसे ही आ गया वहां पे ट्रांसक्रिप्शन एंड हो जाएगा. अगर हम ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट की बात करें तो जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स आल्सो डिफाइंस जीन्स. ठीक है, फंक्शनल यूनिट है इनहेरिटेंस का जीन. सिस्ट्रॉन वेरी इंपॉर्टेंट इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर द पॉलीपेप्टाइड. इंपॉर्टेंट है. तो स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? सिस्ट्रॉन है. इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट द स्ट्रक्चरल जीन कुड बी मोनोसिस्ट्रॉनिक, मोस्टली यूकैरियोटिक. अगर एक ही सिस्ट्रॉन है तो मोनोसिस्ट्रॉनिक, और अगर बहुत सारे सिस्ट्रॉन है मोस्टली इन बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स तो उसको क्या कहते हैं हम? पॉलीसिस्ट्रॉनिक कहते हैं. राइट. द मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन इन यूकैरियोट्स हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस. दे आर ऑफ टू टाइप्स. तो मोनोसिस्ट्रॉनिक में कैसा होता है बच्चे? एक्सॉन्स प्रेजेंट होगा और इंट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. एक्सॉन्स आर द कोडिंग सीक्वेंस और एक्सप्रेस सीक्वेंस दैट अपीयर्स इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए, और introns are the intervening sequence which do not appear in mature or processed RNA. These only interrupts exons. The split gene, that is gene with both exons and introns, is the characteristic of a eukaryotic DNA. Split gene present होता है. Important line है बच्चा ये. ठीक है. The promoter and regulatory sequence of a structural gene also affect the inheritance of a character. Hence, the regulatory gene sequence are sometimes loosely defined as the रेगुलेटरी जीन्स. तो इसलिए जो है रेगुलेटरी सीक्वेंस को हम कभी कभी क्या कहते हैं? रेगुलेटरी जीन्स भी कहते हैं. ये देखिए, दिस इज अ स्कीमेटिक डायग्राम स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट. यहाँ पर देखिए 3' एंड के ऊपर क्या प्रेजेंट है? प्रोमोटर रीजन प्रेजेंट है. ठीक है. और यहाँ पर एक फैक्टर प्रेजेंट होता है, दैट इज सिग्मा फैक्टर. सिग्मा फैक्टर प्रेजेंट होगा. ठीक है बच्चा. और तो जहाँ पर भी 3' पे प्रोमोटर रीजन है इस कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल जीन. ठीक है, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं. और इसके डाउन स्ट्रीम पे क्या प्रेजेंट होगा? 3' के डाउन स्ट्रीम पे क्या प्रेजेंट होता है? और टर्मिनेटर रीजन होगा. और यहाँ पे एक फैक्टर प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज रो फैक्टर. ठीक है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट. तो देखिए ट्रांसक्रिप्शन बच्चे स्टार्ट कैसे हो रहा है? 3 स्टेप्स हैं इसमें. इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन. जैसे ही प्रोमोटर रीजन पे सिग्मा फैक्टर आके बाइंड कर जाएगा, क्या करेगा? आरएनए पॉलीमरेज इससे बाइंड करेगा और वो एक एक करके जो है पॉलीमराइजेशन करना स्टार्ट कर देगा. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए ये एक एक करके जो है ये आरएनए जो है ये पॉलीमराइजेशन हो रहा है. और जैसे ही यहाँ पे यहाँ आते के साथ ही सिग्मा फैक्टर जो है अलग हो जाएगा. और जैसे ही टर्मिनेटर रीजन आएगा ये आरएनए जो है यहाँ से बाहर चला जाएगा. टर्मिनेटर रीजन में क्या प्रेजेंट है? रो फैक्टर प्रेजेंट है. ठीक है. सो दिस इज इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन. ठीक है बेटा. दीज आर दी स्टेप्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. तो देखिए क्या हो रहा है. ट्रांसक्रिप्शन जो है इन प्रोकैरियोट्स, DNA dependent RNA polymerase is the single enzyme that catalyzes transcription in all types of bacterial RNA and take place in the following 3 steps. पहला initiation. RNA polymerase binds to promoter and initiate transcription by associating transiently with the initiation factor sigma. Initiation factor कौन सा है? sigma है. ये initiate कराता है. फिर elongation होगा. chain elongation proceed in the 5' to 3' direction. And the transcription bubble travels with RNA polymerase. The RNA polymerase after initiation of transcription loses the sigma factor but continues the polymerization of ribonucleotide to form the RNA. फिर क्या होगा? टर्मिनेशन होगा. When RNA polymerase reaches the terminator region of DNA which is GC rich region and has a hairpin like structure, the nascent RNA separate and the RNA polymerase falls off resulting in the termination of ट्रांसक्रिप्शन. और जो आरएनए है वो क्या होगा? वो बाहर आ जाएगा. इट फॉल्स ऑफ. ठीक है. तो बेटा जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें जस्ट ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है. बट इन यूकैरियोट्स क्योंकि उसमें इंट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, मोनोसिस्टोनिक हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स इज सिमिलर टू दैट ऑफ इन प्रोकैरियोट्स. स्ट्रक्चरल जीन्स आर मोनोसिस्टोनिक इन यूकैरियोट्स. 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी आर प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स एज गिवन बिलो. क्या होता है? द फर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी इज दैट देयर आर एटलीस्ट 3 RNA पॉलीमरेज इन न्यूक्लियस इन एडिशन टू RNA पॉलीमरेज फाउंड इन ऑर्गेनेल्स. एंड दीज आर कौन कौन से? इसके साथ क्या होगा? RNA पॉलीमरेज
1 जो है ट्रांसक्राइब्ड RNAs ट्रांसक्राइब करता है 20S, 18S एंड 5.8S। ये पॉलीमरेज 1 करेगा ट्रांसक्राइब। पॉलीमरेज 2 क्या करता है? ट्रांसक्राइब प्रिकर्सर ऑफ mRNA विच इज कॉल्ड एज हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA। हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA से जो होता है वो mRNA फॉर्म होता है। तो ये कौन फॉर्म कर रहा है? ये पॉलीमराइजेशन कौन करेगा? पॉलीमरेज 2 करेगा। एंड RNA पॉलीमरेज 3 ट्रांसक्राइब tRNA, 5SR RNA स्मॉल राइबोसोमल RNA एंड SNRNA स्मॉल न्यूक्लियर RNA कौन फॉर्म करता है? वो RNA पॉलीमरेज 3 करता है। ठीक है बच्चे। इसके बाद देयर आर सर्टेन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन होता है किसके अंदर? यूकैरियोट्स में, राइट। द सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी इज दैट प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन्स बोथ एक्सॉन एंड इंट्रॉन यूकैरियोट्स के अंदर। दस द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग इज परफॉर्म टू रिमूव द इंट्रॉन्स एंड ज्वाइन द एक्सॉन्स इन प्रॉपर ऑर्डर टू अलाउ ट्रांसलेशन। ठीक है, जो नॉन कोडिंग रीजन है, इंट्रॉन्स है, उसे हटा दिया जाता है, स्प्लाइस आउट कर दिया जाता है। ठीक है, किसके थ्रू किया जाएगा? स्प्लिसियोसोम के थ्रू किया जाएगा, है ना। द RNA फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज HNRNA विच अंडरगो एडिशनल प्रोसेस एज फॉलोज। अब जो ये RNA फॉर्म हुआ है जिससे इंट्रॉन्स को हटा दिया गया है, स्प्लाइस आउट कर दिया गया है, अब ये क्या कहलाता है? HNRNA कहलाता है, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA कहलाता है। ठीक है बच्चा। इसमें दो और चीजें होंगी, एक होगा कैपिंग। इन कैपिंग मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड यूजुअल न्यूक्लियोटाइड इज एडेड टू द 5 प्राइम एंड ऑफ द HNRNA। ये इंपॉर्टेंट है। कैपिंग किसका हो रहा है? मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का है। दिस इज इंपॉर्टेंट है। और फिर एक टेलिंग होती है। इन टेलिंग एडिनाइलेट रेसिड्यूज आर एडेड टू द 3 प्राइम एंड इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। तो 3 प्राइम एंड पे क्या ऐड किया जाता है? टेल लगाया जाता है। किसका? पॉली ए टेल कहते हैं इसको हम। क्या कहते हैं? पॉली ए टेल कहते हैं इसको। ठीक है, एडिनाइलेट रेसिड्यूज का। नाउ द फुली प्रोसेस्ड HNRNA नाउ कॉल्ड एज द mRNA गेट्स ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर द ट्रांसलेशन। अब ये बाहर आ जाएगा और इन साइटोप्लाज्म ट्रांसलेशन की प्रोसेस होगी बाय द राइबोसोम्स present in the rough endoplasmic reticulum. ठीक है, so this is all about transcription. तो बेटा दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके NCERT का डायग्राम है। इसमें क्या हो रहा है? सबसे पहले आप ये देखिए, यहाँ पर एक तो कैपिंग हो रही है, देख रहे हैं आप। RNA स्प्लाइसिंग हो रहा है जिसमें से जितने भी इंट्रॉन्स हैं उसको कट कर दिया जाएगा। ये कट कर दिया जाएगा, है ना, कट कर दिया गया। यहाँ पर फिर क्या हो रहा है? पॉली एडेनाइजेशन हो रहा है, पॉली ए टेल लग रहा है। देख रहे हैं आप, 3 प्राइम एंड पे पॉली ए टेल लग रहा है। तो 5 प्राइम पे क्या होता है? कैपिंग होती है। और ए प्राइम एंड पे क्या होगा? पॉली ए टेल लग जाएगा। और इस तरीके से हमारा क्या बन जाता है? ये इस तरीके से हमारा मैसेंजर RNA बन जाएगा नाउ, विच इज नाउ रेडी फॉर द ट्रांसलेशन प्रोसेस, राइट। अब देखिए NCERT का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बेटा? इफ द सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड ऑफ DNA इज रिटर्न एज फॉलोज, राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इन 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में बताना है। तो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में अगर हम बताएं तो यहाँ पर देखो A के साथ क्या लगेगा? T लगेगा। T के साथ क्या लगेगा? A। G के साथ क्या लगेगा? C। यहाँ पे G, T, A, C, G, T, A, C, G, T, A, C, G, T, A and so on and so on। ठीक है, ये इस तरीके से बन जाएगा हमारा, है ना। ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड बनाए। दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री जीन, राइट। और अगर 4th क्वेश्चन देखो, इफ द सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, अब क्या बात आ रही है? ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट की बात आ रही है। इज रिटन एज फॉलोज, राइट डाउन द सीक्वेंस ऑफ mRNA। किसका बताना है हमें? mRNA का बताना है। तो mRNA का क्या बनेगा बच्चा? mRNA का देखिए, यहाँ पे हमें mRNA का बताना है। तो यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है आपका, इफ द सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड क्या होता है?
जिससे कि ट्रांसक्रिप्शन जहाँ से नहीं होगा, टेम्पलेट से होता है ना। तो कोडिंग स्ट्रैंड जो है उसके अपोजिट है। तो यहाँ पे अगर ये ATGC है तो यहाँ पर आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा TACG इस तरीके से आ जाएगा आपका, है ना। CG इस तरीके से आएगा। हमें पता लगाना है सीक्वेंस ऑफ mRNA। तो अगर ये टेम्पलेट है, दिस इज टेम्पलेट, अभी मैंने अगर ये टेम्पलेट बनाया, ये मैंने टेम्पलेट बनाया, तो यहां पर अब इसके उल्टा क्या आएगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या बन जाएगा बच्चा, देखो। तो T के साथ, आपको पता है T के साथ A लगता है, A के साथ, लेकिन यहां पे A के साथ T नहीं लगेगा, क्या लग जाएगा, U लग जाएगा। C के साथ G लगेगा, G के साथ C, T के साथ A के साथ U लगेगा, है ना। C के साथ G के साथ C, T के साथ A के साथ U, C के साथ G के साथ C, and so on. So this is the sequence of mRNA, ठीक है बेटा, and so on. फिर अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ DNA हेलिक्स लेड वॉटसन एंड क्रिक टू हाइपोथेसिस सेमी कंजर्वेटिव मॉडल पढ़ा हम लोगों ने, राइट। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो हम लोगों ने रिपीटेटिव DNA, सेटेलाइट DNA, mRNA, tRNA की बात भी की, और टेम्पलेट स्ट्रैंड और कोडिंग स्ट्रैंड की भी बात की अभी हमने। ये क्वेश्चन भी हमने अभी डिस्कस किया है, ये भी कर लिया हमने। फिर उसके बाद अगर हम आगे का क्वेश्चन देखें तो प्रोमोटर रीजन हमें पता है कि जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा, tRNA हमने पढ़ लिया, एक्सॉन क्या है, कोडिंग रीजन है, ये भी पढ़ लिया अभी हम लोगों ने, ठीक है। फिर अभी हम लोग ट्रांसक्रिप्शन पढ़ चुके हैं। सो दीज आर सम ऑफ दी क्वेश्चंस फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ फ्रॉम योर NCERT। अब कुछ PYQs डिस्कस कर लेते हैं बेटा। तो यहां पे देखेंगे आपका एक क्वेश्चन आ रहा है बच्चे, AIPMT 14 का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है। तो हमें पता है RNA सिंथेसिस हमेशा कहाँ पे होता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम में होता है, और उसका जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा वो उसकी पोलैरिटी क्या होगी, 3 प्राइम से 5 प्राइम होगी। तो ऑप्शन 1 इज दी राइट आंसर, ठीक है बेटा। फिर नीट 16 का क्वेश्चन देखिए, कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ RNA इज नोन एज, सिंगल स्ट्रैंड ऑफ RNA क्या कहते हैं, उसको पॉलीजोम्स कहते हैं, ठीक है। फिर देखिए नीट 16 का क्वेश्चन है, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, यानी कि हम ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं, कैटलाइजेस ट्रांसक्रिप्शन ऑन वन स्ट्रैंड ऑफ द DNA विच इज कॉल्ड एज। तो किस पे होता है ये, कहाँ पे करता है, टेम्पलेट, हमेशा टेम्पलेट स्ट्रैंड से स्टार्ट करेगा, ठीक है बच्चा। फिर देखिए टेलर कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ क्रोमोसोम रेप्लिकेशन, किस पे किया था उसने, विशिया फेवा पे किया था, राइट। दिस ये कब का क्वेश्चन है, 2016 का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम DNA टू RNA, DNA से RNA में इंफॉर्मेशन पास ऑन करने को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। फिर बेटा देखिए नीट 17 का क्वेश्चन है, स्प्लिजियोसोम्स आर नॉट फाउंड इन दी सेल्स ऑफ, स्प्लिजियोसोम क्या करता है, स्प्लाइसिंग करता है, किसका, इंट्रॉन्स का। तो ये किस में प्रेजेंट है, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है। तो फंगाई इज अ यूकैरियोट, एनिमल इज अ यूकैरियोट, प्लांट इज अ यूकैरियोट, बट बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोट। तो बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा, स्प्लिजियोसोम का काम नहीं होगा, स्प्लाइसिंग पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन नहीं होता है। तो ऑप्शन 3 इज दी राइट आंसर, ठीक है बच्चा। द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ DNA वॉज फर्स्ट शोन इन, तो किस में शो किया गया था सबसे पहले, बैक्टीरियम में किया गया था, ई कोलाई के अंदर किया गया था, राइट। तो यहां देखेंगे नीट 21 का क्वेश्चन है, कंप्लीट द फ्लोचार्ट ऑन सेंट्रल डॉगमा। तो यहां पे DNA से DNA बनने को क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन कहते हैं। DNA से RNA बनने को क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। mRNA से क्या बनता है, दिस C इज दी ट्रांसलेशन, और बनेगा क्या, प्रोटीन बनेगा। तो ऑप्शन 2 इज दी राइट आंसर, ठीक है बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट द PYQs, राइट। आई होप कि आप लोगों को रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है क्लियर हो गया होगा। इसके आगे जो जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, जीन रेगुलेशन की जो बात है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। किस तरीके का कोई डाउट आएगा तो डाउट सेशन में पूछेंगे, ओके बच्चे। सो गॉड ब्लेस एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।